हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन हम लोग आ चुके हैं यहां पर डे 3 पर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर में 40 में से 35 प्लस स्कोर करें, ये हमारा वादा है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डे 1 से रिवीजन आपने करना शुरू कर दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना शुरू कर दिया है, तो आप बहुत करीब आ चुके हैं 35 प्लस स्कोर करने के लिए। इन सेशंस को बार बार रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही पैटर्न रहता है कंप्यूटर का आईबीपीएस आरआरबी पीओ या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में। यहां पर हमें ध्यान ये देना होगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस है, इसका मतलब करंट अवेयरनेस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, इसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वो होती भी है, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं। इन सेशंस के द्वारा हम लोग करंट आईटी नॉलेज लेने की कोशिश भी करेंगे, और साथ ही साथ जो स्टैटिक कंप्यूटर का पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे, जिससे कि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने उसको हम लोग कर पाए। डे 1 डे 2 में आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्कोर किया। आपने मुझे कमेंट करके बताया कि सर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, सर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही एक्सपर्ट आप होते चले जाएंगे। क्योंकि नो डाउट मेहनती तो आप बहुत हैं, है ना, पढ़ते बहुत हैं, बहुत समय देते हैं आप पढ़ाई में। लेकिन अगर बढ़िया गाइडेंस आपको मिल जाएगी तो ये श्योर है कि कंप्यूटर में जो डर है आपका वो तो निकलेगा ही निकलेगा, बल्कि आप ये भी कहेंगे कि सर कंप्यूटर में सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं। तो आइए कंप्यूटर में हाईएस्ट नंबर लेने के लिए अगेन आज हम लोग तैयार हो जाते हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स हैव अ लुक गाइस। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शंस देखिएगा, उसमें से करेक्ट आंसर लगाने की कोशिश करिएगा, और हमें बताइएगा सेशन के बाद में कि सर आउट ऑफ 40 इतना स्कोर किया है हमने। तो अपने मार्क्स जरूर शेयर किया करिए हमारे साथ, जिससे कि आपको यह भी लगे कि नेक्स्ट सेशन में और भी ज्यादा इंप्रूव करना है, जिससे कि मुझे भी पता चल पाए कि आपका लेवल क्या है गाइस, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितनी मेहनत मुझे करनी है आपके साथ। ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप अपने मार्क्स को मेरे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट ऑफ लक। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कंप्यूटर के कोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, कई सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी इस कोर्स से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क या आरबीआई असिस्टेंट के लेवल में कंप्यूटर पढ़नी है, या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, जहां पर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। एडवांस लेवल तक यहां पर कवर किया गया है, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस। सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, मिक्स एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर चीज आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। ये कोर्स गारंटी लेता है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। ड्रीम बैच 3.0 है, ड्रीम बैच 1.0, ड्रीम बैच 2.0 के बाद सफल बनाने के लिए आपको आ चुका है ड्रीम बैच 3.0। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप के द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपकी सभी क्वेरीज का। कोई भी डाउट है डायरेक्टली आप हमसे पूछिए। इस व्हाट्सएप पे सभी आंसर्स मेरे द्वारा ही आपको दिए जाते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को, और जानते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हैव अ लुक गाइस।
प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन क्या था? माइक्रोसॉफ्ट 365 इज रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एमएस ऑफिस का लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 365 और इसको बनाया गया किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? द आंसर इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जिसको बजारने स्ट्रॉस्ट्रप जी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसी लैंग्वेज के बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसमें एमएस वर्ड 365, एमएस एक्सेल 365, एमएस पावरपॉइंट 365, एमएस एक्सेस 365 जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, डेवलप किया गया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है? वेरी गुड। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। अब 40 क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं बैक टू बैक, बढ़िया तरीके से देखेंगे इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पढ़िए गाइस। एप्पल अनाउंस्ड लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डैश ऑन जून 5, 2023। एप्पल ने 5 जून 2023 को नवीनतम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की। इसका नाम बताइए। देखिए, एप्पल के कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और एप्पल के फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसे आईओएस बोलते हैं। तो एप्पल के कंप्यूटर या लैपटॉप में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जो कि 5 जून 2023 को रिलीज किया गया है? ऑप्शंस हैं वेंचुरा, मॉन्टेरी, बिग सर, सीरा या सोनोमो या सोनैमो। क्या है गाइस इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही। अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 5 जून 2023 को एप्पल ने नया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड सोनोमा। दैट इज कॉल्ड सोनोमा। ठीक, तो कैसे याद करेंगे? सो मतलब 100, नो मतलब नहीं, मा मतलब मदर। तो सो नो मा, सो नो मा, ये ऐसे याद रखिए कि मां हमेशा क्या बोलती हैं, मदर हमेशा क्या बोलती हैं कि सोना नहीं है, हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है ना? तो ये स्टेटमेंट आपको अपने पेरेंट्स के द्वारा हमेशा मिलता होगा कि सोना नहीं है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी से आप याद करिए, दैट इज सो नो मा। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। अब यहां पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वर्जन्स भी मैंने लिख दिए हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 जिसको बिग सर के नाम से जाना जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 जिसको मॉन्टेरी बोलते हैं, मैक ओएस 13 जिसको वेंचुरा के नाम से जाना जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 14 जिसको सोनोमा यानी सोनोमा के नाम से जाना जाता है, और लेटेस्ट कौन सा हो गया गाइस? दैट इज सोनोमा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। बिल्कुल, अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्रीवियस सेशन में मैं आपको बता भी चुका हूं कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। अगर याद है, अगर बादाम खाते हैं या धोखा, तो आपको याद होगा कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड कौन सा है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का तो 14 हो गया सोनोमा, लेकिन एंड्रॉइड का कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस्ड -% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी की घोषणा की है? अब तो भाई ऑनलाइन गेमिंग पर भी जीएसटी आ गया, और ये कितने परसेंट है? तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इज 28%। 28% जीएसटी है ऑनलाइन गेमिंग पर, है ना? तो अब तो भाई गेमर्स की भी हालत खराब होने वाली है। 28% डायरेक्ट जीएसटी भरेंगे, है ना? याद रखिएगा, 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट, नेम दैट साइबर अटैक। उस साइबर अटैक का नाम बताइए
where a public USB charging port is used to steal data or install malware on a device। कह रहा है उस साइबर अटैक का नाम बताइए जिसमें पब्लिक यूएसबी चार्जिंग, पब्लिक यूएसबी चार्जिंग का मतलब जैसे हम लोग कभी एसी वाले बस में ट्रेवल करते हैं तो वहां देखते हैं कि चार्जिंग वाला पोर्ट मिल जाता है। कभी मॉल्स में जाते हैं तो वहां भी हमें बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट्स जगह जगह लगे मिल जाते हैं। कभी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां भी चार्जिंग स्टेशंस, जिनको कायोस्क बोलते हैं, मिल जाते हैं देखने के लिए। तो जगह जगह पर आजकल आपको यूएसबी चार्जिंग वाले जो पैनल्स हैं वो दिखाई देते हैं। अब हैकर ने कहा क्यों ना इनको टारगेट कर लिया जाए, इसी में वायरस डाल दिया जाए, इसी में मैलवेयर डाल दिया जाए, ताकि जैसे ही कोई अपना फोन चार्जिंग के लिए वहां पर लगाए उसका पूरा मोबाइल हैक हो जाए उस पोर्ट के थ्रू, उस यूएसबी पोर्ट के थ्रू। तो क्वेश्चन उठता है कि इस तरीके के साइबर अटैक को क्या कहा जाता है। लिखा हुआ है साइबर हमले का नाम बताइए। उस साइबर हमले का नाम बताएं जहां सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का उपयोग डेटा चोरी करने या किसी डिवाइस पर मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। कोई जगह छूटी है जहां मैलवेयर या वायरस नहीं है ना, हर जगह पर है। रैंसमवेयर, फिशिंग, स्निफिंग, स्मिशिंग या जूस जैकिंग। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड जूस जैकिंग। इसको बोला जाता है गाइस क्या, जूस जैकिंग। ये वो जगह है जहां पर आप अपने यूएसबी, मोबाइल के यूएसबी को कनेक्ट करते हैं चार्जिंग यूएसबी के साथ में, और आपका फोन हैक हो जाता है, आपके फोन में मैलवेयर आ जाता है, आपके फोन में वायरस हो जाता है, आपका डेटा चोरी हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड जूस जैकिंग, है ना, मोबाइल का जूस निकाल लिया इसने, समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड जूस जैकिंग। नेक्स्ट, द टर्म ट्वीट फॉर स्टेटस अपडेट इन ट्विटर नाउ एक्स विल बी रिप्लेस्ड विद। कह रहे ट्विटर में स्टेटस अपडेट के लिए ट्वीट शब्द अब एक्स को किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ट्विटर का नाम चेंज करके अब क्या हो गया है, एक्स हो गया है। ट्विटर में हम लोग ट्वीट बोलते थे, अगर हमें कुछ भी लिखना होता था ट्विटर में तो उसको क्या बोलते थे, ट्वीट, रीट्वीट। लेकिन अब ट्वीट की जगह पर क्या हो गया है, पोस्ट हो गया है। अब हम पोस्ट करेंगे किसमें, एक्स में, और रीपोस्ट करेंगे तो पोस्ट और रीपोस्ट जैसे शब्दों का यूज होगा, ट्वीट और रीट्वीट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, है ना, नाम ही बदल दिया गया है दिस वन। अब ये एक्स जो है वो नया लोगो है ट्विटर का। पहले जो लोगो था वो क्या था, ओल्ड लोगो का नाम क्या था, बर्ड, है ना, लैरी दी बर्ड, ट्विटर दी बर्ड। लेकिन अब जो इसका नाम हो गया है वो क्या है, एक्स, और यही इसका सिंबल भी है, काफी चर्चा में भी है ये सिंबल, है ना, कई बार बदला भी गया है इस सिंबल को, फिर से रोल बैक किया गया है। याद रखिएगा कि अब ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है और यहां पर ट्वीट ना होके अब क्या होंगे, पोस्ट होंगी। नेक्स्ट, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डैश पार्ट एंड डैश पार्ट। कह रहा है एक IPv पते में दो भाग होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। IPv4 जो कि 32 बिट का होता है, पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं गाइस, नेटवर्क आईडी, और दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, होस्ट आईडी। यानी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, नेटवर्क एंड होस्ट। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होती है, लेकिन क्लास डी की नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, क्लास डी। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लास डी को रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग के लिए। क्लास डी इज द मल्टीकास्ट एड्रेस
इट डज नॉट हैव नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। क्लास ई की भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लास ई रिजर्व किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और इसकी भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती। नेक्स्ट, व्हाट रेंज ऑफ एड्रेस कैन बी यूज्ड इन द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास सी एड्रेस? क्लास सी एड्रेस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? हम लोग ने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि आईपी एड्रेस में जो क्लास सी की रेंज है वो कितनी है? 192 से लेकर 223, यानी करेक्ट आंसर बनेगा दिस वन। क्लास सी आईपी एड्रेस की रेंज कितनी होगी? 192 से 223। विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर यूनिकास्टिंग? यूनिकास्टिंग के लिए कौन सा आईपी एड्रेस रिजर्व होता है? यूनिकास्टिंग का मतलब होता है 1 to 1। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करें, मैं आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करूं, ये क्या है? 1 to 1। आपने मुझे टेलीग्राम पर कोई मैसेज भेजा, मैंने आपके टेलीग्राम पर कोई मैसेज भेजा, ये क्या है? 1 to 1। दिस इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। तो आईपी एड्रेस कौन सा रिजर्व है यूनिकास्टिंग के लिए? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये तीनों क्लासें रिजर्व हैं यूनिकास्टिंग के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट की साइज लिमिट क्या होती है? बताइए। ईमेल में हम लोग कई सारे अटैचमेंट अटैच करते हैं, और उन अटैचमेंट्स की जो साइज लिमिट है वो मैक्सिमम होती है 25 MB, 25 MB, नॉट मोर देन 25 MB। 25 MB से ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो सकता। अगर हुआ तो वो गूगल ड्राइव के फॉर्म में जाएगा, है ना, लिंक बन जाएगा, गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में चला जाएगा। लेकिन अटैचमेंट का जो मैक्सिमम साइज है वो कितना है? 25 MB। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वेव इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस माउस टू कम्युनिकेट? कह रहा है इनमें से किस तरंग का उपयोग वायरलेस माउस द्वारा संचार करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है? वायरलेस माउस, या फिर वायरलेस कीबोर्ड, या फिर रिमोट? इनसे निकलने वाली जो वेव्स हैं, दिस इज कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं, इनसे जो वेव्स निकलती हैं कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट, डिलीट की डिलीट्स लेटर फ्रॉम द डैश साइड? आईबीपीएस का फेमस क्वेश्चन। डिलीट की लेटर को किस साइड से डिलीट करता है? राइट, अप, डाउन, लेफ्ट, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा राइट साइड से। डिलीट की डिलीट्स लेटर फ्रॉम द राइट साइड। नेक्स्ट, आईसीएमपी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। आईसीएमपी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर? आईसीएमपी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज होता है एरर को कंट्रोल करने के लिए। कोई गलती हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा गाइस? एरर को रिपोर्ट करने के लिए या एरर को कंट्रोल करने के लिए? तो आंसर क्या है? आईसीएमपी की फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड एरर कंट्रोलिंग। एरर रिपोर्ट करने का मतलब एरर के बारे में बताना कि एरर आ चुकी है, और फिर उसको कंट्रोल करना। वेरी गुड। डैश सर्वर इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिक्योर टनल कनेक्शन? किस सर्वर का उपयोग एक सुरक्षित टनल कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है? सिक्योर टनल का मतलब क्या है? देखो, चारों तरफ तो हैकर बैठे हुए हैं। हैकर कहते हैं डेटा जैसे ही फ्लो करोगे मैं आ जाऊंगा डेटा को हैक करने के लिए। दम है तो बचा के दिखाओ, दम है तो डेटा को सिक्योर करके दिखाओ।
तो जो साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी है उसने कहा रुको, सब्र करो। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिक्योर टनल कनेक्शन के लिए। वीपीएन क्या है गाइस? एक ऐसा रास्ता है जिसमें से डेटा को फ्लो किया जाता है, एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसमें से डेटा को बाईपास किया जाता है। हैकर वीपीएन को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये काफी मजबूत टनल होती है, काफी मजबूत प्रोटोकॉल होती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यहां पर किसका यूज होता है वीपीएन में? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, जिसकी वजह से इसको काफी सिक्योर बनाया गया है, क्रिप्टोग्राफी का यूज किया गया है। वेरी गुड। What is the default page orientation of LibreOffice? LibreOffice जो कि ओपन ऑफिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होगा? बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4, A3 या नन ऑफ दीज? MS ऑफिस पूछें या LibreOffice, दोनों में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड is the correct one. MS ऑफिस में भी पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है और लिब्रा ऑफिस में भी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट, एनी एक्सप्रेशन दैट बिगिंस विद एन इक्वल्स टू इन MS Excel 365 इज ट्रीटेड एज। कोई भी अभिव्यक्ति जो MS Excel 365 में बराबर से शुरू होती है उसे क्या बोला जाता है? इसे फंक्शन बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, ग्राफ, चार्ट या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं इक्वल्स टू क्या है गाइस? फॉर्मूला है ना? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर्मूला। इसे कई बार फंक्शन भी बोल देते हैं। MS एक्सेल में नॉर्मली इसको हम लोग फंक्शन भी बोलते थे, फॉर्मूला भी बोलते थे, लेकिन सही क्या होगा गाइस? MS Excel 365 के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू इज कॉल्ड फॉर्मूला, नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाय। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर जिसकी मदद से हम कैरेक्टर्स को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं वर्ड्स को। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड, वर्ड स्टार, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं। तो द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है? एंड द आंसर इज वेरी गुड, दैट इज IBM। सबसे पुरानी कंपनी, सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, Microsoft 365 belongs to which type of service? Microsoft 365 से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। Microsoft 365 किस प्रकार की सेवा है या किस प्रकार की सेवा से संबंधित है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड, सही है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया MS Office 365 का, है ना, तो हमेशा के लिए हो गया वो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, उसी में अपडेट आता रहेगा। क्लाउड सर्विस है, ये भी सही है। ऑनलाइन सर्विस है, ये भी सही है। तो आंसर मिल गया, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? तो फोर्थ इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 4, जिस पर आपने किया बिल्कुल सही विचार, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, What is the by default font style in MS Word 365? MS Word 365 में by default font style क्या है? फॉन्ट स्टाइल कौन से होते हैं? फॉन्ट स्टाइल होते हैं रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। लेकिन बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है? रेगुलर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेगुलर। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो क्या?
MS वर्ड में किसी भी वर्जन में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो रेगुलर होता है। टोटल फॉन्ट स्टाइल 4 होते हैं। कौन कौन से? रेगुलर इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्चुअल मशीन इज यूज्ड बाय द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सी वर्चुअल मशीन का उपयोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है? प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि डाल्विक वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो आंसर था एंड्रॉयड में। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्चुअल मशीन इज यूज्ड बाय द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सी वर्चुअल मशीन का उपयोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डाल्विक वर्चुअल मशीन। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, द फिजिकल लेयर इन OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कह रहा है OSI मॉडल में जो फिजिकल लेयर है, जो पहली लेयर है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके लिए जिम्मेदार है? बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं कि फिजिकल लेयर में डेटा को बिट के फॉर्मेट में ट्रेवल करते हैं। अगर बिट का इस्तेमाल होता है वहां पर तो आंसर क्या होगा? बिट बाय बिट डिलीवरी। जबकि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्मेट में, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्मेट में, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्मेट में, और ऊपर वाली लेयर्स में डेटा के फॉर्मेट में। तो आपको याद क्या रखना है कि किस लेयर पर डेटा को कैसे भेजा जाता है। तो फिजिकल लेयर पर बिट, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर में पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट, और ऊपर वाली तीनों लेयर में सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन में डेटा के फॉर्मेट में डेटा को ट्रेवल किया जाता है। समझ में आया? वेरी गुड। Dash is a client server application protocol that provide access to virtual terminal of remote system on local area network or the internet. Very important question. Dash client server application protocol है जो लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट पर रिमोट सिस्टम के वर्चुअल टर्मिनल तक पहुंच प्रदान करता है। अब यहां पर क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे रिमोट, वर्चुअल। कभी भी क्वेश्चन में रिमोट दिख जाए, वर्चुअल टर्मिनल दिख जाए, तो आंसर होगा टेलनेट। क्या होगा गाइस? टेलनेट। ऐसा क्यों? आइए डिस्कस करते हैं। रिमोट का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा कि सर मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, मेरा मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा है, मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा है, एक बार सर आप प्लीज देख लीजिए कि इसमें क्या एरर है। हमने कहा ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में या टैबलेट में एक सॉफ्टवेयर डालो जिसका नाम है एमई एडमिन, टीम व्यूअर, जो कि रिमोट सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे ही आप इनको इंस्टॉल करेंगे, ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में भी होंगे। हम आपके कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से मैनेज कर लेंगे। हम जैसे ही आप हमें उस सॉफ्टवेयर की आईडी देंगे, आपका पूरा कंप्यूटर मैं एक्सेस कर सकता हूं अपने ऑफिस में बैठकर। मैं एक ही जगह से आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को, आपके टैबलेट को ऑपरेट कर सकता हूं। उसमें जो भी कमी होगी उसको रिजॉल्व कर सकता हूं, है ना? कोई भी कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ रिमोट सिस्टम इज कॉल्ड, रिमोट का मतलब होता है दूर से। तो दूर बैठकर जो प्रोटोकॉल काम करती है दैट इज कॉल्ड टेलनेट प्रोटोकॉल। समझ में आया? वेरी गुड। तो वर्चुअल टर्मिनल आए या रिमोट आए, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा? टेलनेट प्रोटोकॉल होगा। नेक्स्ट, द IPv4 हैज अ डैश नोटेशन फॉर एड्रेसिंग। IPv4 को संबाधित करने के लिए एक डैश अंकन है।
IPv4 32 बिट का होता है नॉर्मली, है ना, जैसे 192.168.16.255, है ना, ऐसी तो होते हैं आईपी एड्रेस नॉर्मली। तो IPv4 किस फॉर्मेट में होगा? डॉटेड डेसिमल के फॉर्मेट में। डॉटेड मतलब पीरियड होते हैं 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटेड। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डॉटेड डेसिमल। जबकि IPv6 और मैक एड्रेस ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। अगर पूछा जाए IPv6 क्या है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और IPv4 का क्या है? डॉटेड डेसिमल, या सिर्फ डेसिमल भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। Which was the first programmable general purpose electronic digital computer built during World War II by the US? अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया पहला प्रोग्राम योग्य समान प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर बनाया गया, दैट इज कॉल्ड इनियक। दैट इज कॉल्ड इनियक। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में वर्ल्ड वॉर 2 आ जाए और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आ जाए तो आंसर क्या बनेगा गाइस? इनियक। नेक्स्ट, इन विच चैनल द डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम? किस चैनल में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है या हो सकता है लेकिन एक ही समय में नहीं? तो ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन है नेटवर्किंग में जिसमें डेटा मैं भी आपको भेज सकता हूं और आप भी मुझे भेज सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय में, यानी वॉकी टॉकी के फॉर्मेट में, यानी हाफ डुप्लेक्स चैनल के फॉर्मेट में? तो आंसर क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे चैटिंग हम लोग करते हैं, है ना, जब चैटिंग करते हैं तो ये क्या है? हाफ डुप्लेक्स। मैंने मैसेज भेजा, फिर आपने उधर से भेजा, फिर मैंने भेजा, फिर आपने भेजा, तो एक समय पर एक हो रहा है। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब करते हैं, लाइव कनेक्ट होते हैं, तो इसमें क्या है? रियल टाइम पर होता है, यानी ये है फुल डुप्लेक्स, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव, ये फुल डुप्लेक्स है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड? डेटाबेस में रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब आपको याद ये रखना है कि डेटाबेस में जो हायरार्की होती है वो क्या है? डेटाबेस की हायरार्की है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, डेटाबेस। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड, क्या बिट दिया है? नहीं। क्या बाइट दिया है? नहीं। क्या फील्ड दिया है? यस। सो द करेक्ट आंसर इज फील्ड। इसका मतलब कि अगर आपको डेटा की हायरार्की याद होगी, दिस वन, तो आप इन क्वेश्चंस का बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। इसको याद करिए, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। अब जो भी पूछा जाए एग्जाम में, अगर फील्ड ना हो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें कैसे ढूंढना है? यहां पर बिट दिया है? नहीं। बाइट दिया है? नहीं। फील्ड दिया है? यस। तो दैट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिट ऑफ डेटा। वेरी गुड। इफ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट कर रहा है तो इसकी संभावना है इट हैज अ वायरस, क्या वायरस है? इट डज नॉट हैव एनफ मेमोरी, क्या उसमें मेमोरी पूरी नहीं है? देयर हैज बीन अ पावर सर्ज, उसमें यूपीएस सही काम नहीं कर रहा है? ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है वायरस का आगमन हो चुका है। वायरस ने कह दिया है मेरा स्वागत नहीं करोगे,
तो वायरस का स्वागत हो चुका है, इसीलिए कंप्यूटर बार बार रीबूट हो रहा है ना, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वायरस। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। पहले वायरस का नाम बताइए, नेम द फर्स्ट वायरस। क्या होगा? क्रीपर वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस, ब्रेन। पहला एंटीवायरस, रीपर। तो ऐसे सभी कॉन्सेप्ट आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। जैसे ही मैं पूछूं पहला वायरस, आप कहें सर क्रीपर वायरस, पहला बूट सेक्टर वायरस, ब्रेन वायरस। किसने बनाया ब्रेन वायरस? पाकिस्तान। किसके द्वारा? अमजद अलवी, फरूक अलवी, है ना, अलवी ब्रदर्स के द्वारा। ये ब्रेन है ना, ब्रेन वायरस। पहला एंटीवायरस, दैट इज कॉल्ड रीपर, रीपर वायरस। क्रीपर हमारा वायरस है और एंटीवायरस क्या है गाइस? दैट इज रीपर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या था? इट हैज अ वायरस। डैश रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं किससे? रिसीविंग डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर डेटा रिसीव कब करते हैं? जब डाउनलोड करते हैं। तो आंसर क्या होगा गाइस? दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। रिसीव का मतलब कंप्यूटर पर कब आता है? जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डाउनलोडिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस? करेक्ट आंसर इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन MS Word 2021? MS Word 2021 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? आंसर है, अगर हमें कॉपीराइट सिंबल बनाना है MS Word में, तो ऑल्ट कंट्रोल और C इसका यूज करेंगे तो कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा। कॉपीराइट का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको IPR भी बोलते हैं, है ना। जैसे लता मंगेशकर का कोई गाना हो या कोई हुड़ हुड़ दबंग दबंग एक्शन हो, तो इनमें क्या लेते हैं? जो क्रिएटिव चीजें होती हैं, जो आइडियाज होते हैं, है ना, उनका कॉपीराइट होता है। प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क होता है, और इनको बोलते हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। द ईमेल स्टैंडर्ड लिमिट द यूजर नेम टू डैश कैरेक्टर एंड डोमेन नेम टू डैश कैरेक्टर। ईमेल मानक ने उपयोगकर्ता नाम को डैश वर्णों और डोमेन नेम को डैश वर्णों तक सीमित कर दिया है। बताइए, जब आप ईमेल लिखते हैं तो यूजर नेम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है मैक्सिमम, और डोमेन नेम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है ना। जैसे अरोड़ा एजुकेटर @gmail.com, तो यहां पर अरोड़ा एजुकेटर क्या है? यूजर नेम। gmail.com क्या है? डोमेन नेम। ये कितने कैरेक्टर्स तक हो सकता है? देखिएगा, 64 कैरेक्टर्स का यूजर नेम हो सकता है मैक्सिमम, डोमेन नेम 255 कैरेक्टर का, और एक बीच में @। तो 64 कैरेक्टर्स का यूजर नेम, बीच में @, एक कैरेक्टर, और 255 कैरेक्टर का डोमेन नेम। इसको मिला दीजिए तो बनेगा कितना? 320 कैरेक्टर। तो ईमेल आईडी की जो टोटल लेंथ होती है वो कितने कैरेक्टर्स की होती है? 320 कैरेक्टर्स की। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल ईमेल आईडी में कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 320। यूजर नेम कितने कैरेक्टर का होता है? 64। डोमेन नेम कितने कैरेक्टर का होता है? 255। और बीच में लगा होता है ना, दैट इज ऑफ 1 कैरेक्टर। तो हो गया 320 कैरेक्टर। नेक्स्ट, 420 नहीं, 320। यस, वेरी गुड।
विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस या एक्सटर्नल एक्सेस को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन का, जिसे बोलते हैं फायरवॉल। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइस? फायरवॉल इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है? आंसर इज फायरवॉल। जब तक फायरवॉल लगी होगी, जब तक फायरवॉल इनेबल होगी, तब तक कोई भी हैकर सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। नेक्स्ट, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद अ न्यू नेम और अ न्यू लोकेशन यू शुड यूज डैश कमांड। किसी मौजूदा फाइल को नए नाम या नए स्थान के साथ सेव करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? एग्जिस्टिंग फाइल है, यानी पहले से सेव है, हमें नया नाम देना है और नई लोकेशन, तो क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। जैसे ही सेव एज करेंगे, वो हमसे लोकेशन मांगेगा, नया नाम मांगेगा, हम दे देंगे। तो आंसर क्या होगा? दैट इज सेव एज। नेक्स्ट, in MS PowerPoint 365, which shortcut key is used to show or hide the grid? MS PowerPoint 365 में ग्रिड लाइंस को दिखाने या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो MS PowerPoint 365 में ग्रिड लाइंस को शो या हाइड करने के लिए शिफ्ट F9 का इस्तेमाल किया जाता है। So the correct answer is Shift plus F9 to show the grids, to hide the grid in MS PowerPoint. Next, in MS Word 365, which shortcut key is used to remove the paragraph formatting? Very important one. आता है ये क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर में 2019 के साथ पूछ लिया गया था, है ना। अब 365 के साथ पूछ सकते हैं। आंसर सेम होगा, चाहे एमएस वर्ड 2016 लिखा हो, 19 लिखा हो, है ना, 365 लिखा हो, कोई भी वर्जन लिखा हो, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल क्यू की मदद से क्या होता है? पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आपके रिमूव हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिमूव दी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि कंट्रोल क्यू से क्या होता है। कंट्रोल क्यू शॉर्टकट कीज इज यूज्ड फॉर विच पर्पज इन एमएस वर्ड? तो आंसर क्या होगा? टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इन एमएस पावरपॉइंट 365 डैश व्यू गिव्स यू अ व्यू ऑफ योर स्लाइड्स इन अ थंबनेल फॉर्म। बताइए गाइस क्या होगा? कह रहा है एमएस पावरपॉइंट 365 में ऐसा कौन सा व्यू है जो आपको थंबनेल फॉर्म में अपनी स्लाइड्स को व्यू देता है? थंबनेल में, थंबनेल का मतलब एक साथ आपको सारी स्लाइड दिख जाती है, छोटी 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 छोटी। ये कौन सा व्यू है? वेरी गुड, दिस व्यू इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। याद रखिएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू को रीअरेंज व्यू भी बोलते हैं, जिसमें स्लाइड्स को रीअरेंज करना काफी आसान है, जिसमें स्लाइड्स को थंबनेल के फॉर्मेट में देखा जा सकता है। सारी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए भी थंबनेल व्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप इज।
नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण कौन सा है? नेटस्केप कंपनी ने ओपन सोर्स ब्राउजर बनाया है और ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट और जिसमें एडिटिंग भी पॉसिबल हो, जिसमें मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल हो। तो वैसे तो जितने भी ब्राउजर हैं वो सब फ्री हैं, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उनकी लिमिट है। जबकि मोजिला फायरफॉक्स पूरे तरीके से पहला ओपन सोर्स ब्राउजर बना। दैट्स वाई द आंसर इज मोजिला। मोजिला का लोगो जो होता है उसमें किस जानवर की तस्वीर है, ये बताइए, है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर जो कि नेटस्केप कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके लोगो में पांडा की तस्वीर है। ये टाइगर नहीं है, ये लायन नहीं है, दैट इज पांडा। ये फॉक्स नहीं है, है ना, कई बार टिक लगा देते हैं कैंडिडेट्स फॉक्स, तो दैट इज पांडा। ठीक, ये विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे एशिया से, इसलिए इसकी विलुप्त ना हो इसकी याद में यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है। ग्रेट। रिसेंटली एलॉन मस्क, मस्क साहब तो मस्त है, हर जगह आपको डेली ये न्यूज में मिल जाएंगे, है ना कुछ करते हुए। अब ट्विटर का नाम ही बदल दिया कुछ नहीं तो, है ना, जैसे यूपी में हमारे योगी जी हैं, नाम बदलने में बड़े फेमस हैं, है ना, वैसे ही ट्विटर भी नाम बदल दी। एलॉन मस्क ने कहा भाई हम भी नाम बदलेंगे, अब ट्विटर हमने खरीद लिया, इसका नाम कर दिया एक्स। इनकी एक्स रही होगी कोई, है ना, उसकी याद में क्या नाम रखा, एक्स। तो रिसेंटली एलॉन मस्क मेड इट ऑफिशियल अनाउंसिंग इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। तो अभी कुछ समय पहले ही एक्स यानी ट्विटर ने नए सीईओ अपॉइंट किया, और ये कौन है, नाम बताइए। हाल ही में एलॉन मस्क ने यह घोषणा करते हुए इसे आधिकारिक बना दिया कि डैश ट्विटर के या एक्स कंपनी के नए सीईओ हैं। ऑप्शन है पराग अग्रवाल, इनको टाटा बाय बाय कर दिया है, ये सीईओ थे लेकिन अब नहीं है। जैक डोरसी, ये कौन है, फाउंडर ऑफ ट्विटर, है ना, जिन्होंने ट्विटर को बनाया बेसिकली, जैक डोरसी। जैन कोयुम, व्हाट्सएप के पापा, जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन, है ना, ये व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। लिंडा यकरिनो, ये हैं सीईओ ऑफ ट्विटर। तो अब याद रखिएगा, द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर दैट इज लिंडा यकरिनो। क्लियर। नेक्स्ट, what does the symbol this indicate in MS Excel? MS Excel में ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, ये क्या दर्शाता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ऑटो सम, डेट या सेल रेफरेंसिंग? आंसर है ऑटो सम। ये जो सिंबल बना हुआ है ये ऑटो सम को शो करता है। तो अगर हमें सम करना है या ऑटो सम करना है तो जनरली हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं एक्सेल में। सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है बताइए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके की सेल रेफरेंसिंग होती है और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेल रेफरेंसिंग 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। और सेल रेफरेंसिंग के लिए डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। डॉलर लगा के हम लोग या तो रो को फिक्स कर लेते हैं या कॉलम को। तो अगर ये पूछें कि सेल रेफरेंसिंग में किस सिंबल का यूज होता है तो आंसर होगा डॉलर। फिट है बॉस। नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइन टू रन विद इन अनदर एप्लीकेशन। अगेन आईबीपीएस का फेमस क्वेश्चन। डैश एक छोटा एप्लीकेशन है जिसे अन्य एप्लीकेशन के भीतर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। जावा के द्वारा इसको बनाया गया, जावा कंपनी ने इसको बनाया और इसका नाम रखा एप्लेट।
तो applet is a small application designed to run within another application. So the correct answer is application, applet. हम लोग क्या इमोजीज को दूसरी एप्लीकेशन में यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फेसबुक में भी कर लेते हैं, है ना, व्हाट्सएप में भी कर लेते हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स में भी, यूट्यूब पर भी कर लेते हैं। हर जगह पर हम लोग चैटिंग के दौरान, कमेंट में, है ना, अलग अलग इमोजीज का यूज करते हैं। तो इसका मतलब एप्लीकेशन हो गई व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला एक दूसरा एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड इमोजी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एप्लेट। तो एप्लेट क्या है? एक स्मॉल एप्लीकेशन है डिजाइन टू रन विद इन अनदर एप्लीकेशन, जो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एप्लेट। डैश एक छोटा एप्लीकेशन है, एप्लेट एक छोटा एप्लीकेशन है जिसे अन्य एप्लीकेशन के भीतर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग दी वेबसाइट? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए, वेबसाइट सर्च करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वेरी इजी, HTTP का यूज करते हैं ब्राउजिंग पर्पज से। द करेक्ट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 80। ये किस पोर्ट नंबर पे काम करती है HTTP? 8080। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, वी कॉल इट। कह रहा है कंप्यूटर ना तो थकता है ना तो बोर होता है, ये इन दोनों से मुक्त है। हम यह कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक्यूरेट है, रिलायबल है, इंटेलिजेंस है, वर्साटाइल है, या ऑल ऑफ दीज है। तो थकता भी नहीं है और बोर भी नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इस फीचर को क्या बोला जाता है गाइस? दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। सो द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रेपिटेटिव टास्क, कह रहा है कंप्यूटर की वो क्षमता जहां पर टास्क को रिपीट किया जाता है बार बार, विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके, इसी को ही क्या बोलते हैं? डिलीजेंस, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंस। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कंप्यूटर टायर्ड भी नहीं होता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी नहीं होती, फैटीग भी नहीं पड़ता, therefore it can work for hours without creating any error, without any error। इसलिए ये बिना किसी गलती के लंबे समय तक काम करता है। दिस फीचर इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, तो ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया? कमेंट करके तो बताइए एक बार। सर इतने हमें आते थे, इतने हमने सीखे, है ना, ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। इट इज अ सोशल क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट। ये एक Q&A वेबसाइट है क्वेश्चन आंसर पर्पस से, बेस्ड ऑन माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, जो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। इट वॉज फाउंडेड ऑन 25 जून 2009। ये 25 ऑफ जून 2009 में स्टैब्लिश की गई। इस कंपनी का नाम बताइए, इस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो ये माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित एक सामाजिक प्रश्नोत्तर वेबसाइट है जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसकी स्थापना 25 जून 2009 को हुई थी। इसका नाम क्या है? Q&A, वेबलॉग, आस्क क्वेश्चन, कोरा, या नन ऑफ दीज? बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में गाइस। कैसा लगा सेशन आपको? लाइक करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर आपको अगले सेशन में मिलेगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा गाइस। अगर चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं कोर्स से और पढ़ना चाहते हैं बेसिक लेवल से तो ज्वाइन करिएगा RBI एंड IBPS RRB PO क्लर्क का बेसिक टू एडवांस कोर्स। ये कोर्स गारंटी लेता है कि आपको किसी दूसरे PDF, दूसरे मॉक टेस्ट से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इस कोर्स से पढ़िए, दैट इज एनफ, सफिशिएंट।
पीडीएफ से रिवाइज करिए, वीडियोस को देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, दैट्स इट। गारंटीड 35 प्लस क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में, 35 प्लस तो होंगे ही होंगे, डैम श्योर है। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस, है ना। जैसे रीजनिंग आप एग्जाम में देते हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है पहले से कि कम से कम इतने तो कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी होती है, बढ़िया तरीके से आपको सारे ट्रिक्स पता होती हैं। वैसे ही ये कॉन्फिडेंस अगर कंप्यूटर और जीए में आ जाए, है ना, तो आरआरबी कोई रोक नहीं पाएगा, एग्जाम को कोई क्लियर होने से रोक नहीं पाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर हर एक सब्जेक्ट को लेकर कि इसमें इतना तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। और कंप्यूटर में सिर्फ पास नहीं होना है, क्योंकि पास होना इज नॉट एन एसेंशियल वन, वो तो हो ही जाएंगी, है ना, थोड़ी सी भी नॉलेज रखेंगे तो हो जाएंगी। लेकिन अगर 35, 37, 38 मार्क्स नहीं आए, 38 क्वेश्चन तक अगर आपने सही नहीं किया, तो कंप्यूटर में इतना एडवांटेज नहीं होगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। मेहनती आप हैं, पढ़िए अच्छे से, रिवीजन करिए बढ़िया तरीके से, है ना। मॉक टेस्ट हम यहाँ यूट्यूब पर भी ले रहे हैं, लगाइए इसको। तो प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा सेशन कमेंट में भी बता सकते हैं आप हमें। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में रहा हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।